राधे राधे दोस्तों, आप सुन रहे हैं अनसुलझे रहस्य। आज की कहानी का शीर्षक है रानी का महल, जहाँ सैकड़ों आत्माएं कैद थीं और वो सब रानी की गुलाम थीं। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। घने जंगल के बीच, जहाँ दिन में भी धूप जमीन तक नहीं पहुँचती, वहाँ खंडरों के बीच खड़ा था एक रहस्यमयी महल। लोग कहते थे कि यहाँ एक रानी रहा करती थी जो मरकर भी कभी नहीं मरी, लेकिन यहाँ से अजीबोगरीब आवाज़ें अक्सर रात को सुनाई देती थीं। सालों पहले उस महल में एक बेहद खूबसूरत रानी रहती थी, लेकिन उसकी खूबसूरती के पीछे छिपा था अंधकार और उसका पागलपन। वो हर आदमी को अपने प्यार के जाल में फंसाती और उसे तब तक इस्तेमाल करती जब तक उसका मन ना भर जाए, और जब उसका मन भर जाता था तो उसे ख़त्म कर देती थी। जब से उसे प्रेम में धोखा मिला, तब से उसकी मानसिक स्थिति बहुत विचित्र हो गई थी। आदमियों को सिर्फ वो उपभोग की वस्तु समझने लगी थी। कितने ही आदमियों को वो मार चुकी थी, लेकिन फिर भी उसकी हवस और क्रोध खत्म नहीं हुआ था। और जब वो मर गई और एक आत्मा बन गई, तब भी उसने आदमियों को मारना नहीं छोड़ा। वो उसी महल में कैद हो गई। रात को अपने शिकार के लिए बाहर निकलती और कोई भी इंसान उसे मिलता, उसको अपने प्रेम जाल में, सौंदर्य में फंसा के महल तक ले आती और उसका इस्तेमाल करती और उसको धीरे धीरे उसकी ऊर्जा को खींच के अपने अंदर समाहित करके उसको मार देती, जिस कारण वो बहुत ताकतवर बन चुकी थी। जो भी उस महल में अंदर आता वो कभी भी वापस नहीं लौटता। बहुत सारी आत्माएं उसकी गुलाम बन चुकी थीं। सभी आत्माएं आज़ाद होने के लिए तड़पती थीं, लेकिन रानी उनको आज़ाद नहीं करती थी, बल्कि उनको प्रताड़ित करती थी। विराज विराज एक ऐसा शख्स था जो अपनी ज़िंदगी से हार मान चुका था। उसके परिवार में उसका होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता था। वो सब कुछ खो चुका था, अपना सपने, जीने की वजह और अपनी खुशियाँ। एक रात विराज अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए घर से निकल गया। चलता रहा, हाईवे से होते हुए काफ़ी दूर निकल आया। फिर रास्ते में एक मोड़ आया जो सीधा एक घने जंगल में जाता था। ये वही घना जंगल था जहाँ वो महल, वहाँ पसारे उसका स्वागत कर रहा था। विराज उस जंगल में बढ़ता ही चला गया। अचानक उसे किसी की पायल की आवाज़ आने लगी। उसने मुड़कर देखा तो उसे कोई नजर नहीं आया। फिर उसने अपने कदम आगे बढ़ा लिए। कुछ दूर चलने के बाद उसको अब चूड़ियों की खनक सुनाई देने लगी। उसने अपने चारों ओर देखा, उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। वो फिर आगे बढ़ने लगा। 2 कदम ही चला था कि एक झाड़ियों में से हल्की सी सरसराहट सी महसूस हुई। वो रुक गया और झाड़ी में जाकर देखने लगा। तभी एक बहुत सुंदर सी जवान लड़की उन झाड़ियों में से बाहर निकली। विराज उसे देखता ही रह गया। विराज बोला, इतनी देर से पायल की और चूड़ियों की आवाज़ तुम्हारी ही आ रही थी? लड़की बोली, हाँ साहब जी, पर आप इतने रात में सुनसान जंगल में क्या कर रहे हैं? विराज ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उससे ही सवाल किया कि ये बताओ, तुम इस जंगल में क्या कर रही हो इतनी रात को? तब वो बोली, मेरी बिल्ली जो मेरे हाथ से छूटकर इस जंगल में कहीं खो गई है, मैं उसे ही ढूंढ रही हूँ। फिर विराज बोला, अच्छा चलो मैं ढूंढवाता हूँ तुम्हारी बिल्ली को। तो वो लड़की बोली,
नहीं साहब जी, मैं खुद अपना काम कर लूँगी। आप बताओ, आपको कहाँ जाना है? विराज बोला, मैं तो जिंदगी की तलाश में भटक रहा हूँ। फिर वो लड़की बोली, तो आप मेरे साथ मेरे घर चलना, आपको वहाँ पर सब कुछ मिलेगा। विराज बोला, और तुम्हारे माता पिता, वो मुझे अपने घर में रहने देंगे? लड़की बोली, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, मैं सिर्फ अकेली रहती हूँ। विराज बोला, अच्छा, तुम भी मेरी तरह इस दुनिया में अकेली हो। फिर दोनों मिलकर उस बिल्ली को ढूंढने लगे। कुछ ही टाइम बाद वो बिल्ली उनको मिल गई। लड़की ने उस बिल्ली को गोद में उठाया और चलने लगी। विराज उसके पीछे पीछे चल रहा था। विराज ने चलते चलते उससे उसका नाम पूछा। लड़की ने बताया, चंद्रलेखा, मेरा नाम चंद्रलेखा है। विराज बोला, बड़ा अजीब नाम है। तो लड़की ने कहा, इसमें अजीब क्या है, सबके अपने अपने नाम होते हैं। विराज चंद्रलेखा के पीछे पीछे चल रहा था। उसे एक चीज़ का एहसास हो रहा था कि जब से लड़की उसको मिली है तब से आसपास का तापमान बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। यही सोचते सोचते दोनों महल के सामने पहुंच गए। विराज महल को देख के हैरान रह गया। तुम इतने बड़े महल में रहती हो और वो भी अकेली? चंद्रलेखा ने कहा, हाँ बिल्कुल, अब तुम भी तो रहोगे। और ये कहकर वो अंदर चली गई। विराज भी उसके पीछे पीछे अंदर चला गया, लेकिन जैसे ही वो अंदर गया दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया और उसको अंदर आकर दीवारों से अजीब और गरीब आवाज़ें आने लगी। उसने देखा सामने से सीढ़ियाँ उतरती हुई चंद्रलेखा नीचे आ रही थी। उसके बाल कितने लंबे थे, घने थे और आंखें बिल्कुल नशीली। कुछ पल के लिए विराज उसको एकटक देखता ही रह गया। चंद्रलेखा ने कहा, ऐसे क्या देख रहे हो? विराज ने अपनी नज़रें फेर ली और कहा, कुछ नहीं, मुझे यहाँ कहाँ जगह मिलेगी इस इतने बड़े महल में। चंद्रलेखा ने कहा, सारे कमरे खाली हैं, जहाँ मर्जी तुम्हारा मन करे तुम रह सकते हो। अब विराज ने अपने लिए एक कमरे का चयन कर लिया और उसमें जाकर लेट गया। लेटते ही उसको पता नहीं कब आंख लग गई और वो सो गया। सोकर उठने के बाद उसने देखा उसकी घड़ी तो बंद हो गई है। वो सोचने लगा, पता नहीं मैं कितनी देर से सो रहा हूँ। उसको भूख भी लगी थी। फिर वो बाहर आया अपने कमरे से और खाने के तलाश में घर में इधर उधर घूमने लगा। तभी पीछे से आवाज़ आई, क्या ढूंढ रहे हो? भूख लगी है? देखो, वहाँ डाइनिंग टेबल पर मैंने पहले से तुम्हारे लिए खाना बनाकर रख दिया है, तुम ये सब खा सकते हो। विराज खाना देखकर बहुत खुश हुआ और जाकर तुरंत खाने बैठ गया। उसने फटाफट खाना शुरू किया और 5 से 10 मिनट में उसने अपना खाना ख़त्म कर लिया। शायद ऐसा अच्छा खाना उसे बहुत समय बाद मिला था। अब विराज रानी से बोला कि मुझे चलना चाहिए, मैं ऐसे कब तक तुम्हारे घर में बिना कुछ काम किए रह सकता हूँ। चंद्रलेखा ने कहा, मेरे पास इतना धन है कि तुम जिंदगी भर यहाँ आराम से रह सकते हो और तुम्हें कभी भी कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर विराज बहुत हैरान हो गया, लेकिन फिर भी वो बोला कि बिना काम के मैं तुम्हारे पास रहूं वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तब रानी चंद्रलेखा ने कहा, ठीक है, तुम काम भी कर दिया करना। इस घर की साफ़ सफाई मुझे करने में बहुत दिक्कत होती है, अब तुम भी करवा दिया करना। दोनों मिलके करेंगे तो घर साफ रहेगा। और ये कहकर वो हंसने लगी। विराज भी मुस्कुराया और कुछ देर दोनों ने बात की। फिर थोड़ी देर बाद विराज को अपने आप ही नींद आने लगी। विराज सोचने लगा, यार मैं अभी तो इतनी देर सोकर उठा हूँ
अभी फिर से नींद आ रही है। लेकिन फिर भी वो अपने कमरे में जाकर सो गया। जब उसकी आँख खुली तो उसके सामने 2-3 लोग खड़े थे। उनको देखकर विराज एकदम डर गया। वो बोला, कौन हो तुम लोग? वो लोग बोले, धीरे बोलो, चंद्रलेखा सुन लेगी। तब उन लोगों ने कहा, भैया तुम यहाँ से भाग जाओ, थोड़े दिन बाद चंद्रलेखा तुम्हें मार देगी। ये सुनकर विराज हैरान हो गया और वो लोग बोले कि चंद्रलेखा कोई इंसान नहीं है, वो एक आत्मा है और लोगों को फंसाकर यहाँ लाती है और उनकी ऊर्जा को खींचकर धीरे धीरे उनको मार देती है। जिस तरह से वो तुम्हारी ऊर्जा खींच रही है, ठीक उसी तरीके से उसने हमारी भी ऊर्जा खींच के हमें मार दिया था। ये सुनकर विराज पसीना पसीना हो गया। उसने उन लोगों से पूछा कि यहाँ से भागने का कोई रास्ता? उन लोगों ने कहा, उसके हाथ के बने खाने को मत खाना। और फिर वो रात को अपने शिकार के लिए निकलती है। तब महल से बाहर निकलने की कोशिश करना, क्योंकि ये महल भी किसी को बाहर नहीं निकलने देता। फिर विराज ने पूछा कि आप लोग यहाँ पर कब से कैद हैं? सबने उनको अपनी आप बीती बताई। तो विराज ने कहा, ऐसी आप जैसी आत्माएं यहाँ पर और भी हैं? तो उन लोगों ने कहा, तुम गिनते गिनते थक जाओगे, हम लोग इतने हैं, लेकिन हमारी ऊर्जा सब रानी खींच चुकी है। विराज ने पूछा कि क्या कोई रास्ता है जिससे आप लोगों को मुक्त किया जा सके? तब उन लोगों ने बताया, है। रानी जब मरी थी तब उसने शादी का जोड़ा पहन रखा था और उसकी इच्छा थी कि उसकी शादी जिससे वो प्रेम करती है उससे हो जाए, लेकिन वो बीच मंडप में उसको छोड़ के चला गया। रानी को वो जोड़ा बहुत प्रिय है जो उसने शादी के वक्त पहन रखा था। उसकी मुक्ति का रास्ता वो उसकी शादी का जोड़ा ही है। वो शादी का जोड़ा अगर जला दिया जाए तो रानी खुद ब खुद मुक्त हो जाएगी, लेकिन यह आसान नहीं है। इस महल के किसी एक कमरे में वो जोड़ा रखा है और इस महल में अनगिनत कमरे हैं। भूल भुलैया सा ये महल, इसमें तुम कैसे ढूंढ पाओगे उस जोड़े को? विराज बोला, वो सब आप हम पर छोड़ दो, मैं सब अपने आप देख लूँगा। अब विराज का एक टारगेट था, उस जोड़े को जलाना। उसने रानी से नज़दीकियाँ बढ़ाना शुरू कर दिया और उससे उसके अतीत के बारे में थोड़ा बहुत पूछने लगा, जिससे रानी को शक भी ना हो और उसको पता चल जाए कि वो जोड़ा कहाँ रखा है। एक दिन बातों ही बातों में रानी ने विराज को बताया कि वो जोड़ा आखिर है कहाँ। अब विराज को बस उस पल का इंतज़ार था जब रानी रात को अपने शिकार पर बाहर जाएगी और तब वह उस कमरे तक पहुंचेगा। विराज ने रानी को अपनी बातों में इतना फंसा लिया था कि रानी उस पर बहुत विश्वास करने लगी थी। उसको लगने लगा था कि विराज भी उसको बहुत प्यार करता है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि आखिर विराज के मन में चल क्या रहा है। रानी के जाते ही विराज धीरे धीरे करके सीढ़ियाँ चढ़ता चला गया और वो सबसे ऊपर वाले मंजिल पर पहुंच गया, जहाँ एक कमरे में शीशे की खिड़की थी और दरवाज़ा वो भी शीशे का था। उसने धीरे धीरे उस दरवाजे को खोला और अंदर दाखिल हो गया, लेकिन वो कमरा पूरा खाली था। उसे वो जोड़ा कहीं नज़र नहीं आया। उसने उन आत्माओं को पुकारा। आत्माओं ने कहा कि हम इस कमरे के भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। फिर विराज निराश होकर बाहर आ गया और सारी बात उन आत्माओं को बताई।
एक बुजुर्ग आत्मा ने उसको कुछ मंत्र बताए और कहा, किसी भी दीवार पर हाथ रखकर ये मंत्र पढ़ो, रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। विराज ने ऐसे ही किया। अंदर जाकर उसने एक दीवार पर हाथ रखा और मंत्र बुदबुदाने लगा। जैसे ही मंत्र पूरे हुए, सामने एक अलमारी बन गई और विराज ने जैसे उस अलमारी को खोला, उसमें सामने रखा था रानी का जोड़ा। विराज ने उस जोड़े को उठाया और नीचे ले आया, लेकिन जैसे वो नीचे लेकर आया, सामने रानी खड़ी थी। गुस्से से लाल आंखें हो रखी थी उसकी। विराज ये देखकर डर गया। विराज के हाथ पैर कांपने लगे। उसे उस लहंगे को जलाना था, लेकिन वो अपनी हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था। तभी सभी आत्माओं ने मिलकर एक घेरा बनाना शुरू किया, जो रानी को रोक रही थी। उसमें से आवाज़ आई, विराज जल्दी करो, हम रानी को ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकते। विराज को एकदम होश आया। उसने फटाफट से पास रखा मिट्टी का तेल उस लहंगे पर छिड़कना शुरू कर दिया। रानी चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन वो उस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पा रही थी। हालांकि ये आत्माएं बहुत कमज़ोर थीं, लेकिन अनगिनत आत्माएं मिलकर एक अच्छी खासी शक्ति में परिवर्तित हो गई थी। लेकिन रानी बहुत ताकतवर थी। उसने कुछ ऐसा किया कि वो चक्रव्यूह टूट गया और आत्माएं वहाँ से गायब हो गईं। विराज ये देखकर डर गया। विराज जल्दी जल्दी माचिस जला रहा था, लेकिन आसपास ठंडक होने की वजह से माचिस जल ही नहीं रही थी। रानी जैसे ही विराज के सामने आकर खड़ी हुई, विराज पसीने पसीने हो गया। रानी की आंखें लाल हो रखी थी और वो गुस्से से विराज की तरफ देख रही थी। विराज को लगने लगा ये उसका अंतिम समय है, अब वो नहीं बच पाएगा। तभी एक लकड़ी जो जल रही थी, वो उस लहंगे के ऊपर आकर गिरी। जैसे ही वो लकड़ी उसके ऊपर आकर गिरी, वैसे ही वो जोड़ा धू धू कर कर चलने लगा। उसने मिट्टी का तेल डला होने की वजह से तुरंत आग पकड़ ली। ये देखकर रानी चीखती हुई चिल्लाती हुई उसे आग को बुझाने लगी। विराज को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। तभी उसने देखा महल के दरवाजे की साइड कुछ आत्माएं खड़ी थीं और विराज की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। विराज समझ गया कि ये इन सब ने किया है। कुछ ही पल में वो लहंगा जलकर राख हो गया और रानी भी धुआं बनकर उड़ चुकी थी। सारी आत्माएं विराज के आसपास इकट्ठा होना शुरू हो गई। सब बहुत खुश थी। किसी को अपनी मुक्ति की उम्मीद नहीं थी। सबने विराज को दिल से धन्यवाद कहा। किसी ने कहा, बेटा आज अगर तुम नहीं होते तो हम कभी भी मुक्त नहीं हो पाते। किसी ने कहा, भैया आपने हमारा बहुत साथ दिया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किसी ने कहा, दोस्त तुम तो सच में ही हीरो निकले। और ये सब कहते हुए एक एक करके वो आत्माएं रोशनी में विलीन होने लगी। विराज को उनके जाने का दुख तो था, पर उनकी मुक्ति की खुशी भी थी। विराज ने सोचा कि अब मेरे लिए इस महल में कुछ नहीं बचा है। मैं अपना जो थोड़ा बहुत सामान है वो कमरे से लाता हूँ और इस घर को छोड़ के अपने लिए कुछ और सोचता हूँ। इस सब घटना से ये तो समझ आ गया कि ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती। हर किसी के लिए हर कदम पर संघर्ष होता है और मैं उस संघर्ष से अब कभी नहीं घबराऊंगा। जैसे वो कमरे से अपना सामान लेकर बाहर आया,
उसने देखा कि जहाँ वो लहंगा जला था उसकी राख धीरे धीरे उड़ने लगी और उसके नीचे बहुत सारा सोना पड़ा था। विराज उसको देखकर हैरान रह गया। इतना सारा सोना, और वो भी रानी के लहंगे में। फिर वो सोचने लगा, ये रानी का लहंगा है, मुझे इसकी सोने की चीज अपने साथ नहीं ले जानी चाहिए, कहीं ये मेरे लिए और बड़ी मुसीबत ना बन जाए। लेकिन फिर उसने सोचा कि अब तो रानी रही नहीं, तो ये मुसीबत कैसे बन जाएगा। उसने जितना भी सोना था सब उठाया और अपने बैग में भर लिया और उस महल से बाहर निकल गया। बाहर निकलकर कुछ दूर ही चला था, उसने वापस मुड़कर देखा तो पीछे दूर दूर तक कहीं कोई महल नहीं था। ये देखकर वो बहुत हैरान रह गया। उसने सोचा, रानी का अंत हो गया है, हो सकता है महल का भी अंत हो गया हो। कुछ ही दूर चला था तभी उसे एक आदमी दिखाई दिया। उसने पूछा, भाई समय क्या हुआ है? उस आदमी ने बताया, भैया 2:30 हुए हैं। फिर विराज ने पूछा कि भैया आज क्या तारीख है, क्योंकि महल में जाने के बाद उसे समय का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। उस आदमी ने बताया, भैया आज 9 सितंबर है। विराज हैरानी से उसे देख रहा था कि आज 9 सितंबर है, मतलब मुझे 2 ही दिन हुए थे महल में गए हुए। 2 दिन पहले ही तो मैं महल में गया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मुझे महल में गए हुए बहुत समय बीत गया। जब वो हैरानी से उस आदमी की तरफ देख रहा था तब उस आदमी ने कहा, हाँ भैया आज 9 सितंबर 2025 है। ये सुनकर वीरान और भी ज्यादा हैरान हो गया। विराज उससे बोला, क्या 2025? मतलब मुझे 1 साल हो गया इस महल में। मैं 2024 में आया था, 7 सितंबर 2024 में, और आज 9 सितंबर 2025 है। वो आदमी उसको हैरानी से देख रहा था। भैया पागल हो क्या, जो डेट पूछकर इतने हैरान हो रहे हो? फिर विराज सामान्य होते हुए बोला, नहीं नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं है, और अपने सामान को लेकर विराज आगे बढ़ गया। 6 महीने बाद विराज एक अच्छी जिंदगी जी रहा था। अब उसके पास सब कुछ था, बंगला, गाड़ी, पैसा, और 2 महीने बाद उसकी शादी थी एक सुप्रिया नाम की लड़की से, जो बेहद शालीन और समझदार थी। आज भी विराज कभी कभी जब शीशे के सामने खड़ा होता है तो उसे रानी की परछाई कभी कभी नजर आ जाती है, लेकिन वो अपना इसको भ्रम समझकर भूल जाता है, क्योंकि कुछ यादें ऐसी होती हैं जो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर नए हैं चैनल पर तो एक सब्सक्राइब तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में नई कहानी के साथ। बाय।